लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का सेशन चैप्टर 4 लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सो दिस चैप्टर हैज़ सैम्पल क्वेश्चंस वी आर डिस्कसिंग, तो हम डिस्कस करेंगे सैम्पल क्वेश्चंस एंड एसएम सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्ज़ाम का। सो देर आर ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू दिस सर्टिफिकेशन। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है चैप्टर्स का? So we can see that role of regulators in India. Regulator का क्या रोल है इंडिया में? Role of SEBI in regulating mutual fund. So is role of regulators means there are different regulators which are in India. Insurance के लिए IRDAI, PFRDA, then RBI for banking and money market, and SEBI. So, and we can also say that Ministry of Corporate Affairs also there. तो ये सारे के सारे रेगुलेटर्स हैं। सेबी का क्या रोल है इन रेगुलेटिंग दी म्यूचुअल फंड्स? सेबी की एडवर्टाइजमेंट कोड ऑफ मैनुअल्स है म्यूचुअल फंड्स के लिए, सो उसको फॉलो करना होता है म्यूचुअल फंड्स कंपनीज के लिए। ड्यू डिलीजेंस है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स। सो ड्यू डिलीजेंस का मतलब है कि जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनके पास कॉर्पस ज़्यादा है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, सो उनके लिए क्या ड्यू डिलीजेंस करा हुआ है? एक्स्ट्रा कंप्लायंस। इन्वेस्टर ग्रेवेंस, अगर किस इन्वेस्टर्स की कोई कंप्लेन होती है उसको कैसे रिजॉल्व करा जा रहा है, कैसे उसको एड्रेस करा जा रहा है। देन रेड्रेस स्टैंडर्ड्स। एमफी की कुछ कोड ऑफ एथिक्स है जिनको हम एस बोलते हैं, एमफी कोड ऑफ एथिक्स, और अग्नि, AGNI, एमफी कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडिएटरीज। सो ये चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव है। देन इसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। सो you will get 10 question for this certification exam. So पहला क्वेश्चन है, which of the following regulates mutual fund in India? Securities Exchange Board of India, Association Mutual Funds in India, Asset Management Company, Board of Trustees of Mutual Fund. It's an easy question. So SEBI regulates mutual fund in India. Pension market is regulated by, is it SEBI, PFRDA, IRDA और पेंशन फंड मैनेजर? सो पेंशन फंड मैनेजर तो नहीं होगा। IRDAI जो है वो इंश्योरेंस के मार्केट को रेगुलेट करता है। PFRDA और SEBI, सो SEBI कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, पेंशन मार्केट को PFRDA रेगुलेट करता है। जिसमें NPS आता है आपका। अब UPS भी शायद से इसी के अंतर्गत आ जाए। SEBI regulates which of the following? Is it custodian, depositories, registrar, ट्रांसफ़र एजेंट्स और ऑल ऑफ द अबव? सो जितने भी मार्केट में इंटरमीडिएटरीज हैं, चाहे वो कस्टोडियन हो, डिपॉजिटरीज हो, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट्स हो, दे आर रेगुलेटेड बाय SEBI। जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी को हेल्प करता है या उसके फंक्शनिंग में हेल्प करता है, उसको SEBI रेगुलेट करता है। तो SEBI regulates all market part intermediaries linked to mutual funds. These includes custodian, depositories, registrar and transfer agents. When can unit holder of segregated portfolio redeem units? After 1 year, 5 years, 10 years, after 10 years, not allowed at all. तो segregated portfolio होता क्या है? So जब भी किसी भी डेट फंड्स हो गया या डेट का पोर्टफोलियो है किसी भी, चाहे वो इक्विटी में क्यों ना हो, बैलेंस फंड में क्यों ना हो, अगर उसमें कोई भी क्रेडिट इवेंट आता है, क्रेडिट इवेंट का मतलब है कि उसकी बॉन्ड्स की रेटिंग कम हो जाती है और जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उनको कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं मिल पा रही है, तो उस केस में म्यूचुअल फंड्स को एक अलग से
एक सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ता है. सो ऐसे बॉन्ड्स जिसमें वो क्रेडिट इवेंट्स हुआ है उस केस में एक अलग से पोर्टफोलियो बनता है, उसकी एक एनएवी रहती है और उसमें से पैसा रिडीम करना अलाउड नहीं है. सो अगर आपके पास कुछ उसमें एनएवी दिखा रहा है उसकी और उसमें यूनिट्स दी हुई हैं, सो यू विल नॉट बी एबल टू अलाउड अनलेस एंड अनटिल जब तक वो पैसा रिकवर नहीं हो जाता उस कंपनी से. So unit holders of segregated portfolio are not allowed to redeem units at all. Money will be paid as per the liquidity available with the portfolio. So जैसे जैसे पैसा आता रहेगा वैसे वैसे यूनिट होल्डर्स को पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी देती रहेगी. Mutual funds can buy and sell securities only on delivery basis. State whether this statement is true or false. So mutual funds में जो भी buy sell होता है securities का वो इंट्राडे नहीं होता है. इंट्राडे का मतलब सेम डे आपने खरीदा और बेच दिया, उसको होल्ड करा जाता है, लॉन्ग पोजीशंस ली जाती हैं, राइट. तो उस केस में दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि वो डिलीवरी बेसिस पे रहता है, राइट. They are not allowed for this. So speculative or intrading is not permitted. So derivatives trading permitted है based on the कि वो पोर्टफोलियो को hedge करने के लिए हुआ, hedging purpose के लिए, ठीक है. What minimum percentage of mutual fund schemes corpus must be invested in equity and related instruments in case of equity linked saving scheme? ELSS schemes होती हैं टैक्स सेविंग के लिए. सो जो लोग भी 80C के अंतर्गत 1.5 लाख तक सालाना इन्वेस्ट करते हैं ELSS में, सो उनको छूट मिलती है 1.5 लाख की. उस केस में जितना भी जो परसेंटेज है वो मिनिमम कितना इन्वेस्टेड होना चाहिए इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ELSS केस में, तो उस केस में 80% होना चाहिए इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड. सो इसका हम कह सकते हैं कि 80% रहेगा और इसमें जो लॉक इन होता है वो 3 years का होता है फॉर ईच इन्वेस्टमेंट्स. ऐसा नहीं है कि अगर आपने आज स्टार्ट करा तो एनी डेट, सपोज इफ समबडी हैव स्टार्टेड 5th of April 2025 स्टार्ट करा एंड दे आर इन्वेस्टिंग मल्टीपल टाइम्स, तो हर इन्वेस्टमेंट ईच इन्वेस्टमेंट विल बी सेपरेटली काउंटेड, सेपरेट लॉक इन होगा सबका. ELSS schemes must invest at least 80% in equity related instruments. This is mandated under tax saving mutual fund rules. So tax saving mutual funds होते हैं. Can a celebrity endorse mutual funds at the industry level? Yes, no, maybe, depends on the endorsement. सो सेलिब्रिटी इंडस्ट्री लेवल पे अभी क्या होता है, अगर हम बात करें कि ये स्कीम लेवल होता है या म्यूचुअल फंड कंपनी क्या सेलिब्रिटी को इंडोर्स कर सकती है, तब उस केस में द आंसर इज़ नो. बट हाउएवर ये इंडस्ट्री लेवल पे आपने एडवर्टीजमेंट देखी होंगी जहाँ पे सेलिब्रिटीज़, फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार्स को यूज़ करा जाता है टू प्रमोट म्यूचुअल अवेयरनेस अबाउट द म्यूचुअल फंड्स, नॉट स्पेसिफिक एनी फंड्स और कंपनी स्पेसिफिक नहीं होता है. सो दिस आंसर इज ट्रू. Celebrity endorsements are allowed at the industry level to promote mutual fund awareness, not specific schemes. So कोई भी specific schemes के बारे में या कोई एक कंपनी इसको नहीं करती. सो इसीलिए एमफी ने म्यूचुअल फंड्स सही है करके एक कैंपेन चलाया हुआ है इंडस्ट्री लेवल पे टू प्रमोट द अवेयरनेस अबाउट म्यूचुअल फंड्स. Showing past performance for a scheme is not compulsory when the scheme is less than 1 year old, 1 to 3 years old, more than 5 years old, more than 3 years old. So आपने देखा होगा जब भी म्यूचुअल फंड कोई भी स्कीम होती है उसमें पास्ट परफॉर्मेंस दिखाई जाती है कि किस तरह से फंड ने स्कीम में रिटर्न जनरेट करके दिया है, और वो पॉइंट टू पॉइंट होता है.
पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स के बारे में बात होती है उसमें जनरली। तो पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न में जो CAGR दिखाया जाता है, क्योंकि जब भी 1 साल से ऊपर का जो रिटर्न होता है वो CAGR में होता है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो 1 साल से 3 साल में दिखाया जाता है, 5 years में भी दिखाया जाता है, मोर देन 3 years ओल्ड स्कीम्स में भी दिखाया जाता है। लेस देन 1 year ओल्ड स्कीम में नहीं दिखाया जाता, क्योंकि वो सही नहीं होगा इन ऑर्डर टू जज द इन्वेस्टमेंट्स परफॉर्मेंस, कि किस तरह से उसने पास्ट में उसकी परफॉर्मेंस रही है। एंड सेबी हैज़ चेंज दिस रूल रिसेंटली विद द सर्कुलर, कि इसको अब 6 months से लेस कर दिया है। अगर 6 months वाले स्कीम में नहीं करना पड़ेगा, उससे ऊपर वाले में दिखाना पड़ेगा पास्ट परफॉर्मेंस को भी। सो इट इज़ एप्लीकेबल फॉर लेस देन 1 year। Investors have the right to inspect all the document except, तो इन्वेस्टर्स के पास, जो भी यूनिट होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड में, उनके पास राइट है तो कि वो किसी भी डॉक्यूमेंट्स की जांच करा सकते हैं, एक्सेप्ट इज इट कंप्लायंस, कस्टोडियल एग्रीमेंट, ट्रस्ट डीड, मेमोरेंडम ऑफ द EMC। तो स्कीम के अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो कस्टोडियल एग्रीमेंट कस्टोडियन के बीच होता है, EMC, ट्रस्ट डीड होती है, मेमोरेंडम ऑफ EMC। तो ये सारे के सारे स्कीम डॉक्यूमेंट्स हैं। तो स्कीम डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनके इंस्पेक्शन तो करवा सकता है इन्वेस्टर्स यूनिट होल्डर पर। कंप्लायंस रिपोर्ट, क्योंकि एक इंटरनल रिपोर्ट्स होती हैं, इसके जांच नहीं करा सकता। इन्वेस्टर्स कैन इंस्पेक्ट स्कीम डॉक्यूमेंट बट नॉट इंटरनल रिपोर्ट्स। द कंप्लायंस रिपोर्ट इज फॉर रेगुलेटरी एंड इंटरनल रिव्यू ओनली। Investors have the right to specify up to dash nominees for their mutual fund portfolio। Investors कितने nominees रख सकता है किसी भी investment portfolios में, सिर्फ folio specific रहता है। सो उसके बाद 10 folio हो सकते हैं, तो 10 folio में अलग अलग nominees दे सकता है। तो कितने मैक्सिमम वो कर सकता है, या अप टू कितने डाल सकता है, मीन्स हम यहाँ पे मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। वो 0 भी रख सकता है, 1 भी रख सकता है, 2, मैक्सिमम वो अप टू 3 रख सकता है। अगर यहाँ पे 4 लिखा होता तो कितने नहीं रख सकता, तो 4 इज नॉट देयर, राइट। सो अप टू 3 दे आर अलाउड। Investor can nominate up to 3 nominees per folio. This ensure a smooth transfer of mutual fund units. The trustee EMC cannot make any change in the fundamental attributes of scheme unless approval is received by SEBI, sponsor, फंड मैनेजर और यूनिट होल्डर। तो अगर कोई भी चेंज करना है, फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स जो भी स्कीम का है उसमें कोई चेंजेस करने हैं, तो किसका अप्रूवल चाहिए होता है, तो इसमें यूनिट होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए होता है। जब तक यूनिट होल्डर्स अप्रूवल नहीं देंगे तो उसमें वो चेंजेस नहीं हो पाएंगे। तो मेजर चेंजेस नीड यूनिट होल्डर्स अप्रूवल बाय majority consent. This protects investor interest from unexpected alterations. So कोई भी changes उसमें करे जा रहे हैं, fundamental attributes change करे जा रहे हैं, तो वो बिना unit holders के approval के नहीं हो सकता है। Scores stands for, so Scores एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कंप्लेन रिड्रेसल सिस्टम का, जिसके शॉर्ट फॉर्म लिखी है, फुल फॉर्म है SEBI Complaint Redress System, SCORES, Scores. Okay. So Scores is a SEBI online portal for complaint handling. It allows investors to track and resolve grievances. Except SEBI handles complaints against all other entities, mutual fund, portfolio managers, credit rating, unlisted companies. सो इसमें से म्यूचुअल फंड्स के खिलाफ भी कंप्लेन ले सकता है, पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए भी ले सकता है कंप्लेन, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनके लिए भी ले सकता है। अनलिस्टेड कंपनीज सेबी के प्रीव्यू में नहीं आती हैं, तो इस केस में उनको अगर कोई भी कंप्लेन होती है तो MCA के पास जाना होता है।
So SEBI handle complaints for listed entities and intermediaries. Issues with unlisted companies fall outside SEBI purview. Agni stands for, so Agni इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है. सो अग्नि की फुल फॉर्म क्या होती है? एम्फी गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर इंडिविजुअल्स, एम्फी गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स फॉर इंटरमीडिएटरीज, एम्फी गाइडलाइंस, this is AMFI, so do not confuse with this one. It looks like similar. Here it says AMCs, AMC guidelines and norms for intermediaries, AMC guidelines for norms for individual. तो इसका जो आंसर है वो इंटरमीडिएटरीज है. सो एमफी की गाइडलाइंस है, नॉर्म्स जो इंटरमीडिएटरीज के लिए बनाई गई हैं, उनको अग्नि बोला जाता है. अग्नि डिफाइंस एथिकल कॉन्डक्ट फॉर म्यूचुअल फंड्स distributors. It ensures fair practices while dealing with investors. The intermediaries has the right to appeal to which of the following entities in case of breach of the code of conduct. अगर intermediaries के पास किसके पास राइट है अपील करने के लिए? इंटरमीडिएटरीज को कौन होते हैं म्यूचुअल फंड में? डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, बैंक्स जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो हैं, और ब्रोकर्स हैं, स्टॉक ब्रोकर्स. सो दे आर द इंटरमीडिएटरीज हु हैज़ अ राइट टू अपील फॉर रिगार्डिंग अ ब्रीच ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट. अगर कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट ब्रीच हुआ है तो वो अपील कर सकता है. किससे? एमपी से, सेबी से, स्पॉन्सर से, ट्रस्टी से. सो इंटरमीडिएटरीज को ARA नंबर रजिस्ट्रेशन करना होता है एमफी से, और एमफी ही कोड ऑफ कंडक्ट को वो करती है, लॉन्च करती है. सो एमफी इज़ द वन हु इंश्योर्स दैट एवरीथिंग इज़ बीन टेकन. पर अगर इन केस इंटरमीडिएटरीज को अपील करनी है, अगर कोई ब्रीच हुआ है, तो वो एमफी ही चेक करेगी. सो एमफी handles appeals related to the distributor code of conduct. तो distributor इसमें individual भी हो सकता है, individual distributors भी हो सकते हैं, MFDs, और नॉन इंडिविजुअल भी हो सकते हैं. Right. So it ensures discipline and ethics in the distribution network. So question number 16. Which of the following statement is true with respect to celebrity endorsement for mutual funds? SEBI has permitted celebrity endorsement at the industry level for the purpose of increasing the awareness of mutual funds. SEBI has permitted celebrity endorsement for the promotion of individual mutual fund schemes. Celebrity can endorse only NFOs. Celebrity can endorse only ऑनगोइंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स. सो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो हमें देखना है. सो इफ़ यू चेक द फर्स्ट वन, सेबी हैज़ परमिटेड सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट एट द इंडस्ट्री लेवल. सो इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन करा था, उसमें भी इंडस्ट्री लेवल के ऊपर बात हुई थी. फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग अवेयरनेस, जो अवेयरनेस है म्यूचुअल फंड उसके रिगार्डिंगली एंडोर्स कर सकता है. सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. यू कैन ऑल्सो चेक अदर्स कि वो गलत हैं. So SEBI has permitted celebrity for the promotion of individual mutual fund schemes. That is not true. NFO में भी endorse नहीं कर सकता है celebrities को, celebrities को use नहीं कर सकता है ongoing mutual fund schemes में. So the first one is the right. So SEBI allows celebrity endorsement for industry level campaigns. The goal is to improve public awareness of mutual funds. Agni, AMFI guidelines and norms for intermediaries is code of conduct for intermediaries, rules and regulations, terms and condition, or none of the above. So AMFI की जो गाइडलाइंस है इंटरमीडिएट्स के लिए, ये कोड ऑफ कंडक्ट के लिए बनाई है कि को किस तरह से काम करना है, इंटरमीडिएट्स को क्या चीज़ें वो कर सकते हैं, क्या चीज़ें वो नहीं कर सकते. सो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है, तो एमफी इन चीज़ों को, इन गाइडलाइंस को बनाती है.
बाकी ये और टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है. एम्फी अग्नि स्पेसिफाई code of conduct for mutual fund intermediaries. It guides proper practices and ensure fair dealings with investors. Next question, Agni is mandated by. So there are multiple questions related to that. अगर आपके पास ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो अलग अलग तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं. किसी में उसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, किसी में कौन इसको मैंडेट करता है उसके बारे में पूछा जा सकता है, राइट? और वो किस चीज़ के लिए बनी है. तो डिफरेंट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फॉर द वन टॉपिक. सो हमें ये देखना है कि एग्ज़ाम में अगर आप प्रिपरेशंस करके जा रहे हो तो वहाँ पे आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सिर्फ रट के नहीं जाना है, उसको थोड़ा आप समझोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे ढंग से उसका आंसर दे पाओगे एक्यूरेट. सो अग्नि है, ये एम्फी करती है, इसकी गाइडलाइंस को बनाती है. तो यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिखी है. एसोसिएशन एक्सचेंज एम्फी सेबी नहीं करता है, आरबीआई भी नहीं करता है और सेबी भी नहीं कर रहा है इसको. सो दी एम्फी इज़ दी वन. सो अग्नि इज़ इशूड बाय एम्फी to define guidelines for mutual fund intermediaries. It ensures uniform standards in mutual fund distribution and compliance. The mutual fund investors can pledge the units. Pledge का मतलब होता है गिरवी रखना, उसके बिहाफ पे उसको एज ए कोलैटरल यूज़ कर सकते हैं लोन के. सो जो भी फाइनेंस कंपनी है वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स अपने यूनिट्स को उनसे प्लेज कर सकता है और वो लोन ले सकता है. सो ये उसी केस में होगा जो यूनिट्स फ्री हैं. सो जैसे लॉक इन होता है जिन यूनिट्स में, उनको नहीं कर सकता. तो लॉक इन यूनिट्स आर नॉट अलाउड इन केस ऑफ ELSS. तो ये भी ध्यान रखना है कि अगर ELSS फंड है तो क्या वो उसके यूनिट्स को प्लेज कर सकता है. द आंसर इज़ no, unless and until they have a lock-in. जब लॉक-इन से वो हट जाएंगे तभी उनके बाद वो प्लेज करा सकता है those units which does not have a lock-in. तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है that you need to know that. So the answer is true. So mutual fund units can be pledged as a loan security. This offers liquidity without redeeming the units. So बिना पैसे को विड्रॉ करे, म्यूचुअल फंड्स को विड्रॉ करे और उसको एक लिक्विडिटी मिल रही है इन एज अ लोन लेने के लिए, कोलैटरल प्लेज कराने के लिए. एम्फी इंस्ट्रक्ट्स विथ डैश ऑन ऑल इश्यूज रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. सो एम्फी RBI हो गया, सेबी हो गया, गवर्नमेंट हो गया. तो ये सारी की सारी संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एम्फी इंस्ट्रक्ट करता है, कोऑर्डिनेट करता है सो दैट दे विल बी एबल टू इंश्योर कि सारी चीज़ें कैसे किस हिसाब से चल रही हैं, कैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई चैलेंजेस वगैरह या कोई जो इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है वो कैसे म्यूचुअल फंड्स में बरकरार है. तो उस केस में एम्फी इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इश्यूज़ को रिलेटेड में टच में रहता है. म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, सो दे हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. So AMFI coordinates with the SEBI on industry level matters. It helps maintain a smooth operation and investors' trust. Association of Mutual Fund in India, AMFI is not a self-regulatory organization. So AMFI जो है वो self-regulatory organization नहीं है. ये हमने चैप्टर 3 में भी देखा था. चैप्टर 3 जब हमने क्वेश्चंस वगैरह करे थे. तो इसका आंसर ट्रू है. सो एम्फी एक इंडस्ट्री बॉडी है, एक एसोसिएशन है और इसको सेबी रेगुलेट भी नहीं कर रहा है. तो दैट्स व्हाई दे आर नॉट अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन.
AMFI is not an self-regulatory organization, SRO, under SEBI's legal framework. It is an industry association for mutual fund. कहीं यहाँ पे जैसे सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है, एग्ज़ाम में हो सकता है कि यहाँ पे सिर्फ SRO ही लिखा हुआ हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि SRO का फुल फॉर्म क्या है, तभी आप उसका आंसर क्वेश्चंस समझ पाओगे. क्वेश्चन नंबर 22. Annual reports of asset management company AMC should necessarily mention the unclaimed amount and the number of such investors for each scheme. So annual report जब भी आती है किसी भी AMC की, so उसमें mention करना पड़ता है unclaimed amount कितना है और number of investors कितने हैं. So this is the true statement. So AMC annual reports must mention unclaimed investor fund. This ensures transparency about unclaimed amount in schemes. At the time of new fund offer, which document is compulsorily filed with SEBI? So जब भी न्यू फंड ऑफर कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी नया फंड ऑफर लेके आती है तो कौन सा डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है सेबी के लिए. सो म्यूचुअल फंड में कुछ डॉक्यूमेंट है इंपॉर्टेंट, SID, SAI और किम. सो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं दे आर द डॉक्यूमेंट्स इम्पॉर्टेंट फॉर दैट. सो इसमें SAID है जो स्कीम स्पेसिफिक होता है, इसको स्कीम फाइल करना पड़ता है किसी भी नए फंड ऑफर के लिए. SRD is a mandatory document filed at the NFO launch. It details schemes, features, risk, investment objectives. Code of ethics for employees of asset management companies described by. Code of ethics employees asset management company, तो हमने देखा AMFI इन सारी चीज़ों को करता है, तो here the answer is AMFI also. You don't have to check other options. अगर AMFI दिया हुआ है तो because code of ethics, right? Code of ethics का short form AS भी होता है, तो यहाँ पे AS भी लिखा हो सकता है. एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए AS भी लिख सकता है. So AMFI defines code of ethics for employees, AMC employees. This promotes integrity and responsible behavior. Which of the following statement is false with respect to SEBI advertising code for mutual funds? So mutual fund के लिए SEBI की एक advertising code है, तो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? नो सेलिब्रिटी शैल फॉर्म अ पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट. सो दिस इज अ ट्रू. Advertisement can carry any slogan that is exaggerated or unwarranted or a slogan that is inconsistent with unrelated to the nature and risk return. So this is a false. We can check other options. दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं. No advertisement shall directly or indirectly discredit other advertisement or make unfair comparison. तो ये भी no advertisement shall carry discredit other advertisements or make unfair comparisons. So this is false. तो both A and B भी नहीं है, तो this is not correct. Only option A. No, sorry. यहाँ पे false के बारे में बात हो रही है. So this is also true. कि हम इसमें कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं होना चाहिए जिसमें हम अनफेयर कंपैरिजन करें. यहाँ पे नो लिखा है, राइट. सो ओनली द सेकंड स्टेटमेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट. SEBI prohibits exaggerated or misleading slogans in ads. Advertisement must reflect the true nature and risk profile. The fund fact sheet provides data such as SIP returns of the particular scheme, portfolio allocation to different sectors and securities, PE ratio, beta, and other risk measures, all of the above. तो म्यूचुअल फंड कंपनीज फंड फैक्ट शीट देती हैं, मंथली फंड फैक्ट शीट होती हैं, तो उसमें रिटर्न्स वगैरह के बारे में होता है पर्टिकुलर स्कीम्स, उसका एलोकेशन अलग अलग सेक्टर्स में, सिक्योरिटीज इस वाइज, उसमें पी रेशियोज, बेटा, सारी चीज़ें होती हैं. सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर.
So fund fact sheet shows returns, portfolio allocation, risk matrix. It helps investor make informed decisions. Mr. Abe has chosen to invest in a mutual fund scheme with monthly income distribution come capital withdrawal plan. However, he must remember that. So Abe has invested in a scheme जिसमें ऑप्शन है, अलग अलग तरह के ऑप्शन होते हैं. ग्रोथ ऑप्शन होता है, दूसरा ऑप्शन होता है IDCW, राइट. सो इसमें विड्रॉल होता है और एक होता है री इन्वेस्टमेंट. इसका पहले नाम जो था वो डिविडेंड था. डिविडेंड एक विड्रॉल था, एक री इन्वेस्टमेंट था. उसको चेंज करके इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल कर दिया. सो एप्लीकेशन वगैरह में जब भी ऑप्शन आता है तो IDCW करके रहता है. सो द म्यूचुअल फंड गारंटीज डिक्लेयरिंग द IDCW अमाउंट. तो म्यूचुअल फंड कंपनी डिक्लेयर करती है, ये गारंटी देती है. नो, म्यूचुअल फंड डज नॉट गारंटीज एनीथिंग. सो गारंटी वर्ड तो कहीं भी नहीं है, ना रिटर्न का, ना किसी भी डिविडेंड जिसको हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल कहते हैं, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है. सो म्यूचुअल फंड गारंटीज डिक्लेयरिंग द IDs, हाउएवर द अमाउंट में डिफर, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है. म्यूचुअल फंड कैन नॉट गारंटी और डिक्लेयरिंग द IDCW अमाउंट और फ्रीक्वेंसी. कब मिलेगा, कितने टाइम अमाउंट मिलेगा, कितना अमाउंट देगा, ये डिपेंड करता है कि फंड में कितना सरप्लस है, कितनी वैल्यू उसकी हो गई है, जिसमें कैपिटल गेन आया, रियलाइज हुआ है, सरप्लस अमाउंट है. सो दैट सरप्लस अमाउंट जो होता है वो ही वापस दिया जाता है और इसमें फंड की NAV भी गिर जाती है. सो भी जो भी ग्रोथ प्लान होता है उसमें जो भी डिविडेंड वगैरह भी रिसीव हुआ है उन कंपनीज के द्वारा, वो दोबारा से फंड की NAV इंक्रीज कर देता है, राइट. सो C is the right one. Now, mutual fund don't guarantee IDCW payout amounts or timing. Distribution depends on available surplus in the scheme. So we have covered almost 27 questions, and you can also visit our website bfsicourses.com, BFSI Courses Academy. BFSI Courses Academy सर्च कर सकते हो और you can go to Play Store and download BFSI Courses Academy मोबाइल ऐप. सो जो भी आपने कोर्सेज ये मॉक टेस्ट एनरोल करे हैं, यू विल बी एबल टू एक्सेस थ्रू एनी डिवाइस, चाहे वो ब्राउज़र में हो या मोबाइल ऐप के थ्रू हो, राइट.